Okay, now let's talk about few conductors enclosing a charge. See, जैसे मान लो अपने पास एक थिक कंडक्टिंग शेल है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है एक्चुअली, और इसके अंदर कैविटी क्रिएट कर दी. ठीक है, दिस इज सॉलिड स्फीयर एंड a cavity has been created. मेटल यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज मेटल, दिस मेटलिक पार्ट, inner radius A, outer radius B, and you keep a charge Q naught at the center. यहाँ पर आप एक चार्ज Q naught रख दो, फाइन, और इस मेटल के ऊपर आप एक चार्ज Q1 दे दो. समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? यह Q naught रखा है और इस मेटल के ऊपर इस पॉइंट पे Q1 दे दिया है. तो नो, डज इट मेक एनी सेंस इफ आई स्पेसिफाई कि इस पॉइंट पे Q1 दे दिया है? I mean, that doesn't make any sense, right? It's like मैंने बोल दिया कि अधिश्री को फोर्थ बेंच पे बैठना होता है हमेशा, लेकिन मैंने बोल दिया कि तुम फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, तो वो बैठ जाएगी लेकिन वापस फोर्थ बेंच पे जाने वाली है. So it doesn't make any sense wherever I ask her to sit, because she's gonna sit on fourth bench only. तो यहाँ पर Q1 चार्ज जो दिया है मैंने इस पॉइंट पे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो एनीवेज पूरा चेंज होने वाला है. अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर Q नॉट है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, सो व्हाट इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कैसा होगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? या कैसा होगा? आई एम सॉरी, दिस एनीबॉडी एल्स? या, that's correct, that's correct. See, यहाँ Q नॉट रखा है ना, यहाँ Q नॉट रखा है, सो अंदर वाले सरफेस से माइनस Q नॉट आने वाला है. कैसे देखते हैं? देखो, कैन आई टेक गॉसियन सरफेस लाइक दिस? ये ब्लू वाला मेरा गॉसियन सरफेस है, ले सकता हूँ क्या मैं इसको? हाँ, व्हाई? बिकॉज इट्स अ क्लोज सरफेस, राइट? सो माय फर्स्ट स्टेप, मैंने एक गॉसियन सरफेस चूज किया. नाउ सेकंड इज, सिंस इट इज अ मेटल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? E0, राइट? ये मेटल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. थर्ड इज फ्लक्स जीरो हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? या फ्लक्स जीरो हो जाएगा. देन फोर्थ इज मैं गॉस लॉ यूज करूंगा एंड आई विल से Q इनक्लोज शुड बी जीरो. समझ में आ रहा है? ये गॉसियन सरफेस लिया, सिंस इट्स अ मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सिंस फील्ड इज जीरो, फ्लक्स हैज टू बी जीरो. Since flux is zero, as per Gauss law, net charge enclosed by this blue surface should be zero. But there is a point charge Q naught here. यहाँ पर एक point charge Q naught है. So what can I do about the point charge Q naught? Can I throw it away? Of course not. Why? Because this is not inside the conductor. ये Q naught conductor के अंदर नहीं है. It is enclosed by the conductor, right? So the only way I can generate zero charge inside the blue is I can get minus Q naught here, right? समझ में आ रहा है? Here I got an assurance that ये प्लस ये मिलाकर टोटल इसके अंदर जीरो दे देंगे. But this minus Q naught comes at some cost. तो ये माइनस Q naught आया है तो पक्का बाहर Q1 plus Q naught हो जाएगा ना? Why? Conservation of charge. Because net charge on this metal has to be Q1. इस कंसेप्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि इस मेटल पे चार्ज Q1 है तो Q1 ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज. हाँ, ओनली थिंग इज वो सरफेसेस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, and that redistribution will happen in such a way that electric field inside the metal should remain zero. Yes, it satisfies that property. And whatever the charges are, they should always be seen on the surface. से कुछ इनर सर्फेस पे, कुछ आउटर सर्फेस पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी, कंडक्टर्स के दोनों क्राइटेरिया थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? इसको थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं.
आपने जब Q नॉट रखा होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, इस Q नॉट की वजह से लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे रेडियली बाहर निकली होंगी, राइट, ऐसे रेडियली बाहर निकली होंगी लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से, और लाइन ऑफ फोर्सेस के अलॉन्ग प्लस चार्जेस बाहर चले गए होंगे, कुछ माइनस अंदर आ गए होंगे, राइट। अल्टीमेटली हुआ ये कि ये Q नॉट और ये माइनस मिलकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे देते हैं। So now I've got three charges. One is Q naught, one is minus Q naught, and third is Q1 plus Q naught. So as a duo, or as a combination, these two will give you zero electric field here. And now since this is a uniformly distributed charge, ये Q1 plus Q naught जो है वो बाहर वाली शेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उस बाहर वाली शेल की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज इनक्लोज्ड बाय दिस शेल। समझ में आ रहा है क्या? So ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए you should know where to focus, which one to take, which one to ignore. तो जब मैं 3 चार्जेस की बात कर रहा था तो पहले सिर्फ 2 चार्जेस लिए, and I convinced myself that इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर फील्ड 0 आ रहा है। तो जब इन दोनों चार्जेस से काम हो गया, once these 2 charges are over, then मैंने इस चार्ज को इमेजिन करना स्टार्ट किया, कंसिडर करना स्टार्ट किया। तो इस चार्ज के हिसाब से ये पॉइंट अंदर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ओवर हियर विल बी 0। Yet another important point is, एक बार जब आपने इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया ना, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, उसके बाद में लेट्स नॉट कॉल इट ए कंडक्टर। कंडक्टर हैज ऑलरेडी प्लेड इट्स रोल। मान लो मुझे बोला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, मुझे पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, yeah, that will be this plus this by r square x square, that's fine, but important point is if I am asking you something here, then I will not call this as a conductor. I will say I have got 2 shells, one is minus Q naught, one is Q1 plus Q naught, and one is point charge here. That's it. तो दोबारा कंडक्टर बोल के कॉम्प्लिकेट मत करो, ये जो कंडक्टर वाला पार्ट है वो मैंने यूज कर लिया है उसका, किस चीज के लिए, redistribution. That's it. So I hope you are able to delineate between 2 different aspects here. First aspect was you get the new positioning, वो रिलोकेट होके कहा जाते हैं, वो आप देख लो, एक बार वो दिख गया बस, लेट्स नॉट कॉल दैट अगेन ए कंडक्टर, फाइन, वो अपने आप हो जाता है। तो अच्छा, this Qn has to be 0, so it implies on inner surface minus Q naught on inner surface, right, minus Q naught on inner surface. So it's kind of series of 5 statements, maybe 6 actually, because कंडक्टर है, ये बताना भी चाहिए। तो ये सब लिख के मुझे मालूम चलता है अंदर माइनस Q नॉट आया है ना। So instead of saying all these things, what all things? That since it's a conductor, electric field has to be 0, so I'll take Gaussian surface. Now since electric field is 0, flux has to be 0, so net charge should be 0, but there is a Q naught inside, so you'll get minus Q naught induced. इतना लंबा बोलने की जगह I'll just use a simple term, I'll say prime Gauss. ठीक है, मैंने इसके एक छोटा सा एक टर्म बना दिया। The moment I say prime Gauss, I mean to say कि अंदर का चार्ज जो है वो माइनस Q naught है, ये इसका रीजन है इसका। So this reason account for all these 5-6 steps. ठीक है, so it will be easy for us now. इसका एक टर्मिनोलॉजी दे दी हमने कैसे, लोकली, लोकल है ऑब्वियसली, दिख रहा है प्राइम गॉस, ठीक है, ओके। और बाहर वाला चार्ज क्या है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन। सो henceforth we'll use these terms, prime gauss for this charge explanation and conservation for the outer one. That's it, 2 words, prime gauss and then gauss, that's it. Sorry, conservation बिठा दूं? Okay, now there is a thick metallic shell which has got charge of say 4 coulomb. और ऐसे -4 coulomb, ये काम करो -4 लिख दो। This thick
metallic shell has got charge of -4 coulomb. And there is one more shell. It has got charge of say 3 coulomb. ये चार्जेस लिख रहे हो ना आप, एक लाइन में लिखो ऐसे करके. I'll tell you why. ठीक है, इसका इनर रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, इसका दिया हुआ है 4 मीटर, इसका दिया हुआ है 6 मीटर्स. The other radius. Now the question is, you have to find electric field and potential in 1, 2, 3, 4 zones. Very similar to what we did last time. Before that, tell you one thing. जो ये माइनस Q0 मैंने अंदर रखा है, इसके लिए is there any criterion that इसकी thickness कुछ होनी चाहिए? It can be anything, no? ये अगर ये thin shell भी हुआ ना, if it is a thin shell, and you keep a charge of 9 coulomb here, listen carefully. The thin conducting shell, if you keep a 9 coulomb here, what happened to the inner surface? -9 coulomb. And if this thin conducting shell had total 1 coulomb charge, so what happened? 10 coulomb will come out to account for the conservation. समझ में आ गया क्या? पर अंदर का चार्ज है वो पक्का -9 आना है. Why? Right? Because of the term which we have been using, prime gauss here. Fine. Okay. Now इसके लिए करना है अभी. चलो करो फटाफट. Let's start doing this fast. So the first step to solve this problem says redistribute the charges. yeah, that's correct. Okay. So first of all we have to redistribute these charges, right? तो कैसे करेंगे? यहाँ 5 कूलम में अंदर कितना आएगा? -5. That's correct. Why? Yeah, prime gauss. That's the reason. And how about this? Become +1. +1. Why? -4 is already there. Conservation. Conservation, right? And how about inner one of this? -1. Minus? -1. -1. That's correct. -1. Why? Prime gauss. Again prime gauss, right? Because though it's very thin shell, ये भले ही बहुत thin है, लेकिन इसको thick assume करके we can analyze again, right? For example, it has got thickness this much. मान लो thickness है इसकी. So what should be the electric field at this point? 0. 0. Why? Because it's a conductor. So electric field is 0 here. So what will I do? I'll take Gaussian surface here, right? A Gaussian surface here like this, enclosing everything. So electric field is 0. So flux has to be 0. So net charge inside this Gaussian surface should be 0. So 5 - 5, 1 -1. समझ में आ गया क्या? फिर -1 आएगा इसलिए. So वही same reason prime gauss बोल के आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अभी. Why to say all things again? -1. अब बाहर कितना आएगा? 4. 4. Why?
Conservation, that's correct. Fine. So ultimately हुआ ये कि I had been given these charges, मुझे ये charges दिए गए थे, right? These were given to me. But finally I realized कि since it's a conductor वो ऐसा होने वाला है. So these are all relocated charges, no? These are all relocated. मतलब ये criteria satisfy करते हैं conductors का. So now once I get these charges, I will not say that I am talking about conductors. I will say I have got 5 charges, 5 coulomb is center, -5 is inner shell, 1 is this shell, -1 is this shell, and 4 is this shell. तो -1 का और 4 का जो shell है, they have got almost same radius, because ये बहुत पतला था, right? अब मुझे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो what do I do? I'll add all of them. I'll add all of them. Why? Because they are uniformly distributed, right? So ultimately 4 मिलेगा मेरे को ऐड करके. So 5 cancels -5, 1 cancels -1. So I'll get 4. So K 4 by x square. It will be K 4 by x. Then if you ask me electric field at this point, say here. 0. So only this will contribute, right? So K 1 by x square. If electric field here, it is 0, 5 and -5. Electric field here. So I can make it fast because मैंने अभी exactly same problem किया है थोड़ी देर पहले, right? अभी just यही problem solve किया था मैंने फिर different values. So I can make it fast. Now if you ask me what is electric potential at this point, then because of this and this, K 1 by x. And then I have to take the contribution of -1 and 4. ये ध्यान सुनना, देखो क्या होता है. Look at this. मान लो -1 और 4 का contribution देखना है मेरे को, ठीक है? यहाँ पे. तो -1 और 4 they are different shells, याद रखना. -1 coulomb and 4 coulomb they are different shells. But they are almost overlapping. because radius इनका same है. So at this point electric potential because of -1 will be K -1 by इसका radius कितना है 6 meters. And at this point electric potential because of 4 will be K 4 by 6. So दोनों को ऐड करेंगे ना तो 6 is common आता है and we can take it as 3 only. समझ में आ रहा है क्या? मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो -1 की वजह से इतना आएगा और 4 की वजह से इतना आएगा. 6 being common I can say 4 - 1 3. So मैं इन दोनों को 3 कूलम मान सकता हूँ मिलाकर. Fine. That's it. तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा यहाँ पर ना. K 5 - 5 that is 0 और इसका लेना पड़ेगा 1 का और ये 3 का. आई एम टेकिंग एज अ क्लब्ड वन ना. इन दोनों को मिलाकर 3 मान रहा हूँ हर बार. 4 और -1 को 3 मान रहा हूँ यहाँ पर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी K 3 plus 1. Oh sorry, I'm sorry. 3 by the allowances. घर पे करना है इनको और ग्राफ बनाना है इनका.
लिख लिया सारा? Okay. So I hope now conductors are pretty okay with you. कुछ नहीं करना होता, बस उनका रिलोकेशन निकालना पड़ता है और नया डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं. नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आया. ऑफ कोर्स जीरो आएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, उसी हिसाब से हमने इसका रिलोकेशन डिफाइन किया था, याद है? सो इट हैज टू गिव अस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड. अदर थिंग इज इन दिस मेटलिक जोन, ये मेटल में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट आया है. सी, सो वी आल्सो नो अबाउट दिस, दैट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वह पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर ही चार्ज मूव करना चालू कर जाएगा. विल टॉक अबाउट अगेन लेटर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट प्लेन चार्जेस and see if you can get answer. See, there are 1, 2, 3, 4. There are 4 infinite planes, and this is given to x axis. Right side में x axis है, ऊपर y axis है. Question is, if the density on this is sigma 1, and this sigma 2, sigma 3 and sigma 4. ये क्या है? Yeah, these are surface charge densities. The question is, you have to find out electric field at point A and electric field at point B. A और B में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है. निकालो फटाफट, चलो. आंसर आ गया? I want proper vector form. Electric field at A will be equal to, so because of this infinite sheet, what is electric field at this point? Sigma by 2 epsilon, right? Direction I cap. Sigma 1 by 2 epsilon, direction I cap, because of this. And because of this, again sigma by 2 epsilon I cap. याद आ रहा है ना ये? बट इसकी वजह से इधर आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, sigma 3 by 2 epsilon minus A cap. तो कहने से दिस is the electric field at point A because of these 4 surfaces, right? Direction I cap, but it is not necessary that effectively electric field will be along the direction. हो सकता है कि इसकी वैल्यू 3 हो, इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू 7 हो, इसकी वैल्यू 8 हो. If that's the case, then it will be -7 by 2 epsilon this way. है ना, पुट कर दो 3, 5, 7, 8. It come out to be -7 by 2 epsilon naught. So actual में फील्ड इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? But we can always write it like this, along the direction with this value. ठीक है? Similarly B पे भी आ जाएगा. B पे क्या आएगा? sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 minus sigma 4 I cap by 2 epsilon naught. अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे इफ आई स्वैप सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का स्वैप कर दूं, मतलब यहाँ सिग्मा 2 कर दूं, यहाँ सिग्मा 1 कर दूं, तो A एंड B के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा ना. लेकिन अगर मैं सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 को स्वैप कर दूं, इफ आई स्वैप सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3,
तो बी पे कुछ चेंज आएगा? तो भी नहीं आएगा, बिकॉज बी के लेफ्ट में है ना दोनों ये। तो इंपॉर्टेंट ये है कि लेफ्ट वाले लेफ्ट में रहे, राइट वाले राइट में रहे, और डिस्टेंसेस आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। बट 2 और 3 को चेंज करने से ए पे फर्क पड़ जाएगा शायद, राइट? दैट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, अब मैं पूछता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू 0, then find the relation between sigma 1 2 3 4। क्या होगा? sigma 1 plus sigma 2 equal to sigma 3 plus sigma 4। तो दैट्स करेक्ट। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ध्यान सुनना है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें कंडक्टर्स में कराने वाला हूं, तो वहां पर आई विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स बिकॉज आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग कंप्लीटली ऑन कंडक्टर्स पार्ट देयर। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दी सिग्मास? तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो दिस शुड बी 0, सो दिस शुड बी 0, तो 1 + 2 = 3 + 4। और डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, इसके लेफ्ट में जितनी चार्ज डेंसिटी है उतनी राइट में होनी चाहिए, है ना? सो यू नो इट इंप्लाइज sigma 1 + sigma 2 = sigma 3 + sigma 4। अगर मैं पूरे को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ए के लेफ्ट में जो चार्ज है वही चार्ज ए के राइट में है, राइट? इंप्लाई चार्ज एट लेफ्ट इक्वल टू चार्ज एट राइट। समझ में आ रहा है क्या? सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 हियर, देन इसके लेफ्ट में जो चार्जेस हैं और इसके जो राइट में चार्जेस हैं दोनों बराबर होने चाहिए। फाइन, ओके। Now let's take few problems from conductors based on this concept. So I was just trying to revise the basic concept without using conductors so that it will be easy for me to explain conductors. See, मान लो एक मेटलिक प्लेट यहाँ पर है, एक मेटलिक प्लेट यहाँ पर है और एक मेटलिक प्लेट यहाँ पर है। ये 3 मेटेलिक प्लेट्स। So question में usually mention करते हैं that they are infinite or very large, but if still if they forget to mention, you assume that they are infinite or very large, or else we can't solve these problems. इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है। For the sake of understanding, I am drawing them little thick. तो thin sheets हैं वो। My question is, what would be the redistribution of these charges on these surfaces? ये चार्जेस किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे इन सरफेसेस के ऊपर, ये निकालना है आपको। Yeah, any idea? Yeah. On this side will be minus Q2 minus Q3. Okay, listen. Anybody? Yes, Mustafa. याद कितना चार्ज आएगा यहाँ पर? Q1 plus Q2 plus Q3 by That's correct. Very good. What is the explanation for that? ठीक है, fine. I'll explain here. मैंने क्या पूछा है? What is the charge distribution here, right? What is the charge on this plate? So 2 possibilities. Either you know that or you don't know that. आपको पता है या नहीं पता है? पता है तो आंसर दे दोगे, नहीं पता है तो don't say कि नहीं पता, say X. At least you look more confident, है ना? When you say X तो लोगों को लगेगा कुछ तो पता है इधर, तो यहाँ X मान लो, और यहाँ पे सॉरी यहाँ X है तो ऑफ कोर्स Y Z ABC नहीं सीखनी है यहाँ पर। यहाँ X है तो यहाँ Q1 minus X होगा, राइट? दैट्स बाय कंजर्वेशन, है ना? थोड़ा तो आता होगा कुछ, थोड़ी एकदम हम बोलते हैं कि नहीं यहाँ सर X Y Z ABC। ये X है, Q1 minus X है, और ये Y ले लेते हैं तो ये Q2 minus Y, ये Z ले लिया, ये Q3 minus Z, राइट?
अब what is the electric field at this point? What is electric field at this point? Zero. Why? Because it's a metal, right? These are conducting plates. These are conducting plates. So electric field has to be zero. Can you see that there are 6 surfaces? यहाँ पर 6 surfaces हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 चार्ज शीट्स हैं यहाँ पे. 6 charge sheets, and you're expecting electric field zero at this point. What does it mean? It means इसके जो लेफ्ट में जो चार्ज होगा, इसके राइट में चार्ज होगा, दोनों बराबर होंगे. यही हुआ ना इसका मतलब. That's what we did just now. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितनी भी शीट्स हैं उनकी डेंसिटीज का एडिशन शुड बी इक्वल टू इसके जो राइट साइड में जितनी भी शीट्स हैं उनकी चार्ज डेंसिटीज का एडिशन. Which can further be simplified as charge at left of this should equal to the charge right of this. So it implies, मतलब इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया say A. ठीक है. Since A is inside the conductor, say this is inside the conductor. Electric field at A equal to 0. It implies X equal to Q1 minus X plus Y plus this. तो इनका एडिशन तो Q2 आएगा ना. तो सिंपली लिख दो ना ये लेफ्ट इक्वल टू राइट. It'll give us X equal to Q1 plus Q2 plus Q3 by 2. And this is equal to net charge by 2. समझ में आया क्या ये? I repeat, you are expecting electric field zero at this point. इसका मतलब इसके लेफ्ट में जो चार्ज है उतना ही चार्ज इसका राइट में होगा. मगर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो इसका लेफ्ट इक्वल टू इसका राइट, और लेफ्ट प्लस राइट इज टोटल. लेफ्ट प्लस राइट इज टोटल. टोटल का नेट बोल दिया, समेशन. लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो लॉजिकली बोल सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल बाय 2. ठीक है. तो इस सरफेस पे 1 plus 2 plus 3 by 2 आएगा. And how about this surface? Same logic holds true here also, that इस पे भी सरफेस पे भी नेट चार्ज बाय 2 आएगा. Fine. Is it clear with everybody? Okay. Now, if I ask you about, say, this चार्ज, यहां चार्ज कितना आएगा, तो उसके लिए हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे. से दिस पॉइंट इज बी. फाइन. ध्यान सुनना. अगर आपको ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी? 0, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लेफ्ट में जितने भी चार्जेस हैं ये, और उसके राइट में चार्जेस हैं, ये सब बराबर होने चाहिए ना. नहीं समझ में आया? राइट. सो इसके लेफ्ट में जो चार्ज है वो उसके राइट में चार्जेस के बराबर होना चाहिए. एंड सिंस दिस इज एनीवेज इक्वल टू दिस, वी कैन इग्नोर दैट. तो कुल मिला के ये प्लस ये शुड बी इक्वल टू ये प्लस ये होना चाहिए. Like say both of us are playing cricket. ठीक है, we have been playing in the last few years. और इसका भी कुछ स्कोर है, मेरा भी कुछ स्कोर है टोटल. ठीक है. और आज एक क्रिकेट मैच हुआ और हम दोनों ने सेंचुरी मार दी. ठीक है, या मारने वाले हैं. चलो, कंडीशन ऐसी है कि both of us are playing cricket since last couple of years, and आज एक मैच होने वाला है जिसमें both of us will get exact 100. राइट. तो
हम लोगों का जो स्कोर है वो सेम हो जाएगा, अगर पहले से सेम है तो, राइट? बहुत ऑब्वियस ही बात कर रहा हूं मैं यार। हाँ, हम दोनों ने सेंचुरी मार दी, उसके बाद अगर हम लोगों का स्कोर सेम है, क्यूमुलेटिव स्कोर, हम दोनों ने आज सेंचुरी मार दी और हम दोनों का स्कोर सेंचुरी के बाद एग्जैक्टली सेम है, पूरा लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड है वो सेम है, तो उसका मतलब सेंचुरी से पहले भी सेम रहा होगा ना, राइट? सो यू नो, इसके लेफ्ट में जो टोटल चार्ज है, जो उसके राइट में टोटल चार्ज है, दोनों सेम है। और मुझे पता है कि ये चार्ज इस चार्ज के बराबर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्ज जो है, ये वाला चार्ज ब्लू वाला, ये इस ब्लू के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं? ओके, so this blue is equal to this blue, and what is the addition of these two blues? 0. Why? Because anyways ये प्लस ये टोटल हो गया ना। भाई पूरी कंपनी के पास 1000 रुपए हैं, 500 यहां रखे हैं, 500 यहां रखे हैं, तो बाकी टोटल तो 0 ही होंगे ना, और ये दोनों बराबर भी है। सो हियर आई कैन से लेफ्ट इक्वल टू राइट एंड लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू 0. समझ में आया क्या? लॉजिकली ऑल्सो आई कैन पुट इट लेफ्ट इक्वल टू राइट एंड लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 0. सो लेफ्ट इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्लियर है क्या? डाउट है इसमें? श्योर? तो अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? This should be equal and opposite to this, and this should be equal and opposite to this. समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीथिंग लुक वेरी क्लियर. सी, मान लो अपने पास 1 2 3 4 प्लेट्स हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, अगर ये भी सुन लिया ना तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्या किया हम लोगों ने. 4 प्लेट्स हैं, इसमें चार्ज है 6 कूलम, इसमें 2 कूलम, इसमें -8 कूलम और इसमें 4 कूलम. ठीक है, तो लेफ्ट प्लेट पे कितना आएगा? लेफ्ट फेज और लेफ्ट प्लेट कितना आएगा? हाँ, टोटल बाय 2, टोटल बाय 2 लिखा था मैंने. 6 + 2 8 -8 0 + 4 4/2. यहां पर 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा. समझ में आ रहा है कि आपको? ये यहां कितना आएगा इस प्लेट पे? 4. वाई? कंजर्वेशन. और यहां 4 है तो यहां कितना आएगा? -4. वाई? फेसिंग प्लेट्स है ये. यहां -4 है तो यहां कितना आएगा? 6. कंजर्वेशन. यहां कितना आएगा? -6. फेसिंग प्लेट. यहां कितना आएगा? -2. यहां कितना आएगा? 2. 2 + 2 4. चेक. इट्स वेरी इजी, राइट? लिख लो जरा अंग्रेजी में इसको एक बार. For parallel metallic plates, for parallel metallic plates, point number 1, first point लिखो. left face of the leftmost plate, left face of leftmost plate and right face of rightmost plate and right face of rightmost plate will have net charge by 2 each. will have net charge by 2. इसका समेशन by 2 भी लिख सकते हो, समेशन q/2 करके लिख सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि इस राइट मोस्ट प्लेट के राइट फेस और लेफ्ट मोस्ट प्लेट का लेफ्ट फेस जो है इनमें टोटल बाय 2 आता है. फाइन. ओके, नेक्स्ट. सेकेंड पॉइंट. Facing phases will have equal and opposite charges. Facing phases will have equal and opposite charges. समझ में आ गया? पहले सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम. इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, इस पे 0 है. तो व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? हो गया? ऑब्वियस है ना. यहां कितना आएगा? 0, बिकॉज टोटल इज 0. 0/2 इज 0. यहां कितना आएगा? 0. यहां कितना आएगा? Q. वाई ने कंजर्वेशन. यहां कितना आएगा? -Q. यहां कितना आएगा? 0. यहां -0. फाइन. ये HCV और HCV के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं. लास्ट के 3-4 प्रॉब्लम सेम यही है. Okay, now let's start with the. Before that, one more thing. I have seen many students getting confused about electric field because of charge plates. किसी किताब में वो लोग sigma by epsilon लिखते हैं. So when I was a student, I also had a similar confusion because I know that because of a surface which has got charge say sigma 1, electric field has to be sigma 1 by 2 epsilon naught. Then why is it sigma by epsilon because of a conductor? So actually होता ही है कि where it is a metallic plate, no, it's a metallic plate, और यहाँ पर सिग्मा है, तो यहाँ भी सिग्मा हो जाता है. Then only we can expect electric field 0 at this point, right? समझ में आ रहा है क्या? So when it is a metallic plate, it is actually a pair of 2 charge sheets of sigma each. तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड आएगा सिग्मा by 2 एप्सिलॉन, और इस पॉइंट पे इसकी वजह से उतना ही आएगा. तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ दिस. 2 कैंसिल होता है, बसता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है. लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कैच है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम इफ दिस इज सिग्मा दिस हैज टू बी सिग्मा. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लेट्स यू हैव इन द विसिनिटी. तो जो ये रिपीटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें क्लियरली बता देते हैं देयर इज अ प्लेट व्हिच इज हैविंग सिग्मा एट बोथ साइड्स, या फिर they have to tell us where exactly that plate is kept. Fine. So don't get confused. It's not your fault. It's very clear that अगर इसमें सिग्मा सिग्मा दोनों साइड है तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन ही आता है because 2 get cancelled. Fine. तो ये वाला मैंने केस लिया था. I just took a question right now. लिया था ना, ये 3 प्लेट्स थी यहाँ पर, राइट? अभी इस पे चार्ज Q था, इस पे -Q था, इस पे 0 था. तो फाइनली क्या हुआ? यहाँ 0 आया, यहाँ Q आया ना. And if I define sigma as Q by area, ठीक है, and if I ask you to find electric field at this point because of this plate, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आएगा वो. तो क्योंकि इस प्लेट के हिसाब से सिर्फ चार्ज यहाँ पर ही है, यहाँ चार्ज है ही नहीं, राइट? सो इट मे और मे नॉट हैपन दैट उस प्लेट के लेफ्ट और राइट में चार्जेस बराबर है या है भी नहीं, कुछ भी हो सकता है. बट यू शुड बी वेरी क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन फेज विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एंड बाय दिस फेज अगेन इसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. देन बाय द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ कंडक्टर्स एंड द गिवन सेटअप यू हैव टू फिगर आउट कि वो सिग्मा कौन कौन से हैं भी कि नहीं है, व्हाटएवर. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग. तो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ शीट which has got sigma density, you say sigma by 2 epsilon. Now if the same guy asks you
what is the electric field because of a metallic sheet which has got sigma as its surface charge density. So you should say, I mean, it's insufficient data. You should cross question. उस बंदे का क्वेश्चन ये था, एक मेटलिक प्लेट पे सिग्मा डेंसिटी है चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आप बोलो भाई पहले तो मुझे ये बता, वो सिग्मा एक फेज पे है या दोनों फेजेस पे सिग्मा प्लस सिग्मा है या मिलाकर है? व्हाट इज दिस? यू आर नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चन. देन ही विल से उसके लेफ्ट फेज पे भी सिग्मा है, राइट फेज पे भी सिग्मा है, तो आप बोलोगे आंसर इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू 2. समझ में आ रहा है क्या? दैट्स इट. Okay, next concept now. Earthing. So, again a very interesting concept. So before we start this, let me talk about a very simple situation. देखो, in case of charges we cannot see these, right? हमको चार्ज दिखते नहीं है, हम लोग बस उसके फंडे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. In case of mechanics we can see them. हमें दिखता है मास यहाँ पर है, गिर रहा है, उठ रहा है, भाग रहा है, जो भी है, टूट रहा है, whatever. So मैकेनिक्स की हेल्प से बताता हूँ आपको. मान लो एक स्लाइडर है यहाँ पर, and you kept a body here. एक मास आपने रखा है, एक स्लाइडर है यहाँ पर. What will happen to the mass? It will come down, right? Because it has got a tendency to move from higher potential to lower potential, ना? तो यहाँ से यहाँ जाएगा. It's very obvious, ना? अच्छा, मान लो अपने पास ऐसे दो जार्स हैं. We get 2 jars. इन दोनों में पानी भरा हुआ है. इन दोनों में पानी भरा हुआ है. एक में यहाँ तक, एक में यहाँ तक. दोनों आइसोलेटेड है, तो पानी इतना ही रहेगा. नाउ इफ आई कनेक्ट देम बाय अ पाइप सो दैट वाटर कैन फ्लो अक्रॉस दिस पाइप, अब क्या होगा? इसमें और बढ़ जाएगा पानी? ऑफ कोर्स नॉट. इसमें कम आएगा, सब जाता जाएगा ना. तो फाइनली वाटर फ्लो विल कंटिन्यू अनलेस दीज टू बिकम इक्वल, राइट? सही बात है ना? What becomes equal? Water content or water level? Be very clear about this thing. ठीक है, मैं इस पॉइंट को दोबारा उठाऊंगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उठाने वाला हूँ. So if you can connect it with this, it will be very easy for you. Which point? मैंने पूछा ये पानी जो है ये फ्लो करेगा, राइट? तो पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का टोटल वाटर कंटेंट बराबर हो जाता है तब तक फ्लो करेगा, या फिर दोनों का वाटर लेवल बराबर हो जाता है तब तक करेगा? तो वाटर लेवल बराबर हुआ है तब तक करेगा, राइट? एंड वाटर लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर कंटेंट. हो सकता है इसका रेडियस छोटा हो, इसका रेडियस बड़ा हो, तो सेम लेवल रखने के लिए इसको ज्यादा पानी चाहिए, आई गेस, राइट? तो टोटल पानी मैटर नहीं करता है, लेवल मैटर करता है. आई एम रिपीटिंग, दो इट्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग, आई एम स्टिल रिपीटिंग बिकॉज आई एम गोना रिकॉल दिस पॉइंट वंस अगेन. ठीक है? सो वाटर लेवल मैटर करता है, कंटेंट मैटर नहीं करता है, टोटल कंटेंट मैटर नहीं करता है. ओके, अभी मेरे पास एक मेटलिक स्फीयर है, इसका रेडियस है 3 मीटर, और एक और मेटलिक स्फीयर है, इसका रेडियस है 2 मीटर. दे आर 2 कंडक्टर्स एंड दे आर केप्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंपैक्ट नहीं करता डायरेक्टली. फाइन. नाउ दिस कंडक्टर हैज बीन गिवन अ चार्ज ऑफ से 10 कूलम, राइट? एंड दिस हैज बीन गिवन अ चार्ज ऑफ से 8 कूलम. What will happen to the charge of 10 coulomb? क्या होगा इस 10 coulomb के चार्ज को? हाँ, it will get redistributed on the surface, right? समझ में आ रहा है ना? ये जो चार्ज है ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा.
though it's a solid conductor, I can still treat it as a shell, a surface. तो मुझे ना सिर्फ वो 10 कूलम का वो चार्ज का सरफेस दिखाई देगा, मुझे ये कंडक्टर नहीं दिखाई देगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यू मस्ट हैव सीन दैट, बोलते ना वो लैम्प्स बनाते हैं आजकल. लैम्प, उसका एक बलून लेते हैं, एक गुब्बारा लेंगे, उसको फुला देंगे बलून को, और उसके ऊपर ना एक पेस्ट से पेपर विल पेस्टेड ऑन दैट विद सम ग्लू, राइट? व्हाट यू कॉल दैट? Paper meshing. अच्छा, paper meshing. Okay, fine. So you know, on that balloon they will put that paper, and then they'll let it dry. उसको छोड़ देंगे. तो वो जो glue है उसके ऊपर, जो paper है, paper glue solution will get solidify. So now it doesn't require any support from the balloon. ये balloon को पंचर कर देंगे, वो balloon बाहर आ जाएगा और वो paper बच जाएगा बाहर. So you know, it's kind of that only here. Solid sphere था, कंडक्टर था, हमने चार्ज डाला, तो कंडक्टर है, ये चीज यूज करके हमने पता लगाया कि चार्ज सरफेस पे आ जाएगा. Once I got the relocated charge, एक बार मेरे को वो चार्ज मिल गया, then I'll ignore कंडक्टर. कंडक्टर देखूंगा ही नहीं मैं, फिर मेरे लिए वो सिर्फ एक 10 कूलम का चार्ज है जो एक सरफेस पे है, बस. Is it clear? Okay. Now if I join them by a wire, a conducting wire obviously, what will happen? If I join them by a conducting wire, what will happen? Charge densities. Yeah, that's correct. What? Charges will flow till potential becomes same. Be very clear. मैंने वहां 2 जार रखे थे ना, और पानी फ्लो हो रहा था, तो पानी तब तक फ्लो हो रहा था जब तक उनका लेवल सेम हो जाता है, राइट? पानी तब तक फ्लो नहीं हुआ जब तक उनकी वॉल्यूम सेम हो जाती है. तो यहां पर किसी इंस्टेंट में मान लो एक्स, मतलब अल्टीमेटली चार्ज एक्स आता है, ठीक है? तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा के एक्स बाई 3, और वहां पर चार्ज कितना हो जाएगा? 18 माइन एक्स एक्स, राइट? बाय 2. ये क्लियर है ना पूरे आपको? So ultimately इस पे 54 by 5, that is 10.8, no? 10.8 कूलम का चार्ज रहने वाला है. इसका मतलब क्या हुआ? यहां से 0.8 कूलम चार्ज वहां जाएगा. सी, इसके पास ज्यादा चार्ज था, इसके पास कम चार्ज था, फिर भी 0.8 कूलम वहां गया. दिख रहा है आपको? तो अल्टीमेटली यहां पर हो जाएगा 10.8 और यहां पर 7.2 कूलम, एंड देन वी कैन से देयर पोटेंशियल्स आर सेम. सो अल्टीमेटली कंसेप्ट ये बन जाता है कि चार्जेस विल कंटिन्यू टू फ्लो अनलेस देयर पोटेंशियल्स बिकम सेम. ठीक है? बिठा दो. ओके, सो अर्थिंग के केस में भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है. इसमें क्या होता है, जैसे इफ आई गॉट अ स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर of say radius 5 meter, and it has got a charge of say 10 coulomb, and I'll connect it with earth. वहां पर दूसरा भी एक मेटलिक स्फीयर था ना,
तो अगर दूसरे को मेटलिक स्फीयर की जगह पर अर्थ ले लोगे, देन ऑल्सो सेम लॉजिक होल्ड्स ट्रू. If you join them, charges will continue to flow unless the potential becomes same. And अर्थ का पोटेंशियल जीरो है. फाइन. अभी अर्थ का पोटेंशियल जीरो है और इसका पोटेंशियल नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका चार्ज अर्थ में जाएगा और अर्थ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा. राइट? अर्थ का पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना है. वाई? इट इज गॉट अ ह्यूज रेडियस, 6400 किलोमीटर्स. आप कितना भी चार्ज डाल दो ऊपर, चार्ज कितना जनरली आप माइक्रोकूलम में डालोगे, ठीक है, तो भी उसका पोटेंशियल बढ़ नहीं पाता है. सो वी अज्यूम दैट इसका जो पोटेंशियल है हमेशा सेम रहेगा और अर्थ इसको बोलेगी भाई देख ऐसा है, ये कम करना बढ़ाना मुझे चमकता नहीं आता. यू ऑल्सो मेक योर पोटेंशियल जीरो, एज सिंपल एज दैट. वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट इन द मूड ऑफ एनी बार्गेनिंग हियर. उसमें तो यही था ना, पहले भी मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा दे और फाइनली दो लेवल पे आते हैं. वो बार्गेनिंग चल रही है, देयर इज अ बार्गेनिंग. बट ऐसा नहीं है. या अर्थ इज वेरी क्लियर विद इट्स स्टेटमेंट. अर्थ सेज माय पोटेंशियल इज जीरो एंड इफ यू आर कनेक्टेड टू मी योर पोटेंशियल शुड आल्सो बिकम जीरो, फ्लैट, एंड दैट मेक्स योर टास्क इजी. तुम्हारा काम और भी इजी होता है इससे. राइट? यू नो अर्थिंग के केस में अगेन वी हैव टू रिमेंबर अबाउट टू थिंग. फर्स्ट, पोटेंशियल बिकम जीरो. किसका पोटेंशियल? द बॉडी कनेक्टेड. जिसको आपने कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल भी हो जीरो हो जाता है. फाइन. एंड सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कांट बी यूज्ड. इसका क्या मतलब है? मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसमें x लिखा था, उसमें 18 माइनस x लिखा था, याद आ रहा है? I gave charge x to this and 18 minus x to that. What was this 18 minus x? From where it came? It came from conservation of charge. ये टोटल 18 होना चाहिए, इसमें x डाल दिया तो उसमें 18 minus x हो जाएगा. राइट? तो यहां पर ये चीज वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है? इसलिए जैसे इंफिनिटी प्लस 2 इक्वल टू इंफिनिटी प्लस 3, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? दिस इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट यू कैन नॉट यूज इट. अब इसमें इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल करके 2 इक्वल टू 3 बोलोगे तो पोपट हो जाएगा. राइट? आर यू एबल टू सेंस द सिमिलर थिंग हियर इन अर्थ? Yeah, it's huge. You cannot account for rest half of it. For example, if I've got say 2 jars. ये 1 लीटर का है, ये 3 लीटर का है, ठीक है. And if you ask me here 2 लीटर पानी चाहिए अपने को. So it's like this. So ये 1 लीटर का है, नहीं तो यार ठीक है, ये 1 लीटर का है और ये 3 लीटर का है मान लो, ठीक है. यू कैन एक्सट्रापोलेट दैट टू माय साइज. देन ये 1 लीटर तो मैं 10 मीटर का हो जाऊंगा, ठीक है. एनीवेज ये 1 लीटर है, ये 3 लीटर है. आप मुझे बोलते हो कि 2 लीटर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आई फिल इट. देन आई वोंट इवन लुक एट इट. आई लुक एट ओनली 1 लीटर वाला जार. आई फिल 1 लीटर वाला जार. द मोमेंट इट इज फुल आई से सी टेक इट, इट्स 2 लीटर. अरे सही जादू है यार, इसको देखा नहीं फिर भी 2 लीटर से पकड़ा दिया. अब बोलोगे चलो हम भी करेंगे ऐसा, बट यू डोंट हैव दिस. अब गुम हो गया आपका ये. कोई बात नहीं, यू विल फिल इट विद 3 लीटर एंड यू विल गो टू सी बीच. अब एक समुद्र किनारे जाओगे, इसको 3 लीटर भर लोगे और एक समुद्र किनारे जाओगे एंड देन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इन समुद्र. राइट? और अब सी के अंदर देखोगे कि उसका 1 लीटर का बढ़ गया. सी के अंदर 1 लीटर बढ़ गया, ये देख सकते हो क्या आप? नो. व्हाई? पहले इनफाइनाइट वाटर है इसके पास. समझ में आ रहा है ना? सो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा ही है. यहां पर इसका कुछ चार्ज है और इसके पास बहुत चार्ज है, ठीक है. तो कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता है इस केस में, ध्यान रखना. सो व्हेनेवर वी आर डूइंग अर्थिंग
make sure that ultimately potential of the connected body should become zero, and you should not use conservation of charge. अर्थ आपको कितना भी चार्ज दे सकता है, कितना भी ले सकता है, और ये बार बार ये पेड़ पौधे बनाने की जरूरत नहीं है. When you do earthing, it's actually like this. इसका मतलब अर्थिंग होता है. मस्ट हैव सीन, देखा होगा आपने कई बार. अब इसके बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनते हैं. लेट्स सी. देखो, मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग शेल. इसके पास 2 कूलम का चार्ज है, एंड देयर इज अ 6 कूलम कैप्ड एट सेंटर, और इसका रेडियस है 5 मीटर. फाइन. और इसको आपने अर्थ कर दिया. व्हाट हैपन? यहां 6 है ना, तो उसके अंदर कितना आएगा? -6. वाई? प्राइम कॉस. या दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग. बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, तो अंदर -6 इंड्यूस होता है, राइट? ओके, दैट्स करेक्ट. दिस -6. बाहर कितना आएगा? बाहर कितना आएगा? यू कांट से दैट. व्हाई? अर्थ. सेकंड पॉइंट ये रहा, मिटा दिया, सॉरी. लिखा था ना नीचे, क्या लिखा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड बिकॉज यू हैव बीन कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट एक्यूमुलेटर. उसके बाद बहुत कुछ है, बहुत चार्ज है, कितना भी देगा कितना भी लेगा, राइट? तो क्या करें बाहर के लिए? नहीं पता ना, तो x लिख दो, राइट? डोंट से नहीं पता, से x. एवरीबडी विल फील दैट यू नो एवरीथिंग, राइट? now find what all do I know about earthing. अर्थिंग के बारे में हमें क्या क्या पता है? पोटेंशियल शुड बी 0, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. तो इसका मतलब इस शेल का पोटेंशियल 0 होना चाहिए. We'll find out potential in terms of this. कितना है पोटेंशियल ऑन द सरफेस? इज लाइक ऑलमोस्ट आउटसाइड. एक ही बात है ना. दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो गया? 6 - 6 + 6 by 5. This is the potential and that should become 0. It implies x equal to 0. बोले तो sorry. So was it 2 coulomb also? नहीं, this metal had 2 coulomb of charge, but this conductor has got some criteria, and as per those criteria we figured out that -6 comes inside and we use a term prime Gauss for that, and outside would have been 8. Had it been not earth but is earth, so उसको मैंने x लिख दिया है क्योंकि conservation not valid. तो बस हो गया, ये x है. So in terms of x, I found out the potential of the shell which came out to be kx by 5, and that has to be 0, and it gives us x equal to 0. And if I ask you how much charge will sink in, जब इनमें कितना चार्ज घुस जाएगा, तो आपका क्या आंसर है? 8 कूलम. बिकॉज अभी यहाँ 0 आ गया ना, तो पहले 2 कूलम था, अभी -6 कूलम है इसके ऊपर, तो 8 कूलम कम हो गया ना. कौन ले गया? आप ले गए क्या उठा के 8 कूलम? नो. कौन ले गया? अर्थ. इट सिंक्स इन, जमीन में चले जाता है पूरा वो. They'll use this term, how much charge will sink in. Fine. Okay, next question now. अरे अभी तक सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है क्या? हाँ, this chapter is over now more or less. खत्म हो गया सर. This is a charge 5 coulomb at center. There is a thick metallic conductor, ये वाला. It has got inner radius
2 meter, outer radius, wait, it has got inner radius 2 meter, outer radius 3 meter, and the outer shell, this one is also conductor, has got 4 meter. समझ में आ रहा है क्या? और चार्जेस दिए हुए हैं, इस पे 5 कूलम, इस पे 9 कूलम, इस पे 3 कूलम. These are given charges. Fine. Now my question is, ध्यान सुना, जेई एडवांस लेवल पे पूछते हैं इस तरह का वो 5 कूलम, this thick conducting shell, I'm sorry, yeah, thick conducting shell has got 9 कूलम, and last conducting shell has got 3 कूलम charge. रेडियस दे रखे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. अब बोलता है इसको अर्थ कर दिया. This one is earth from here. What happened? What will be the final charge distribution? इसमें 5 कूलम है तो अंदर कितना आएगा यहाँ पे बताओ? Are you sure about it? What's the reason? The prime Gauss, right? This comes out to be -5 because of prime Gauss. Fine. How about this? This is -5. It has total of 9. Don't you think that it should be 14 coulomb? Yeah, conservation of charge cannot be used. Don't say it is not valid. It cannot be used. Fine. क्या लिखूं? X लिख दो यहाँ पर, right? I hope you are confident about it. अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा इसके अंदर? -6 हो जाएगा. That's correct. Why? Again prime Gauss. अगर ये एक -x है तो बाहर कितना आएगा? 3 + 6. Why? Conservation, right? So now you got a completely different set of charges. See, आपको ये दिया गया था ना, वो 3 स्टूडेंट्स को हमने आगे बैठा दिया था, लेक्चर जो चालू किया था तब, वो तीनों स्टूडेंट वहां नहीं मिल रहे अभी, हम लोग कहीं और बैठ गए. They have gone somewhere else. अब उसके ऊपर एक और कंडीशन आ गई, अर्थिंग. जैसे अब्दुल डीसी पांडे सर के लेक्चर में हमेशा आगे बैठता है, राइट? और अब एक कंडीशन और आ गई है कि मई, जून और जुलाई के महीने में प्राइम एकेडमी में डीसी पांडे सर लेक्चर 1OD में नहीं लेते हैं. नाउ वी आर इंपोजिंग फर्दर कंडीशंस. मई, जून, जुलाई, सही फैक्ट है ना शायद? मई, जून, जुलाई में डीसी पांडे सर सिर्फ डेक्कन के दोनों बैच, विमाननगर के दोनों बैच, फाउंडेशन के बैचेस ये लेते हैं. 1OD में लेक्चर नहीं लेते हैं मई, जून, जुलाई में. तो अब मैं पूछता हूं कि बताओ, जून में, आप जून चल रहा है अभी, जून में क्लास की सेक्शन क्या होगी? तो लोग अच्छा जून का महीना है तो डीसी पांडे सर 1OD में नहीं आएंगे. डीसी पांडे सर 1OD में नहीं आएंगे तो अब्दुल लास्ट बेंच बैठा होगा. अब्दुल लास्ट बेंच बैठा होगा तो पक्का उसे लास्ट बेंच पे गंदगी मचाई होगी वहां पर, राइट? सो वो ना सारे पेपर्स जो है ना वो लास्ट बेंच पे पड़े हुए हैं, राइट, इन मंथ ऑफ जून. तो ये दिख रहा है ये लिंक्स बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स इट. और अगर आपको उनके बीच में फर्क दिख रहा है, सी इट्स ऑल अबाउट नो, एज आई सेड अगेन एंड अगेन, डिलिनिएटिंग ऑल दीज थिंग्स. आपको पता होना चाहिए कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. प्रॉब्लम आती है जब आप एक साथ उठाते हो सब कुछ और बस पूरा ब्लो होता है. ठीक है, तो अब वो ये जून वाली कंडीशन आ गई, लाइक वो डीसी पांडे सर की कंडीशन है कि यहां पर क्या करूं इसका मैं. तो व्हाट टू डू नाउ? व्हाट टू डू नाउ? विल फाइंड पोटेंशियल, राइट? वेयर हियर और हियर और हियर, राइट? ओके फाइन. एनीवे दोनों एक ही बात, ठीक है, बात करते हैं. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज के दिस प्लस दैट इज के एक्स बाय इसका क्या रेडियस है? 3 प्लस इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं ना, आई कैन ऐड देम डायरेक्टली, राइट? 3/4. This whole thing should be 0 because this is a potential over here because of these charges. So it implies x equal to -9/4. बड़ी घटिया वैल्यू आई है, कोई बात नहीं.
-2.25 हो गया ना ये, -2.25 कूलम। तो ध्यान देखो, ध्यान दो यहां पर, x की वैल्यू 0 नहीं आई है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स विद दिस मच कंसेप्शन। आई मीन जस्ट आफ्टर द क्लास यू कैन टीच अदर स्टूडेंट्स अबाउट दिस, जो ऑफ कोर्स प्राइम में नहीं है। सो दे विल ऑलवेज, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट दिस क्वेश्चन कि अच्छा इसको अर्थ किया है तो ये शायद 0 होगा, विच इज रॉन्ग। अर्थिंग का मतलब 0 नहीं होता है। जैसे उन दोनों जार्स को हम जोड़ते हैं तो उनके चार्ज इक्वल नहीं करने होते हैं, उनका लेवल इक्वल करना होता है। तो यहां पर अर्थिंग करने के बाद इसके चार्ज को 0 नहीं करना होता है, इसके पोटेंशियल को 0 करना पड़ता है। एंड समटाइम्स इट इज अ रिक्वायरमेंट कि यहां पर चार्ज नॉन जीरो हो, देन ओनली यू कैन हैव 0 पोटेंशियल, राइट। इनफैक्ट लिख दो, हाँ अर्थिंग, ये पॉइंट लिख दो बिकॉज इट्स अ मिसकंसेप्शन। अर्थिंग इंप्लाइज V इक्वल टू 0, इट डज नॉट इंप्लाई Q इक्वल टू 0। So it's a misconception, huh? It does not imply Q equal to 0. That's correct. Okay. थोड़ा उसको ट्विस्ट करो, इस क्वेश्चन को भी है। हमें इस अर्थिंग को ना बाहर की बजाय अंदर से करता हूं। हमें इसको अंदर अर्थ किया है। हाउ विल इट चेंज? इसको मैंने अंदर से अर्थ किया है, तो ये रिलोकेशन हुआ है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाउ विल इट चेंज? यस, सॉरी, सेम रहेगा, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। व्हाई? हाँ दैट्स करेक्ट। अरे भाई इसको आप यहां से अर्थ करो या यहां से अर्थ करो, एक ही बात है ना। क्यों? बिकॉज एनीवे ये पूरा मेटल से कनेक्टेड है। भाई इस वायर में करंट जा रहा है, इसको यहां पकड़ूं या यहां पकड़ूं, दोनों टाइम पर एकदम सेम हालत होने वाली है, राइट? वेयर यू टच इट, बिकॉज ए कंडक्टर। कई लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इसको हमने अंदर से अर्थ कर दिया है तो ये 5 है लेकिन ये x हो जाएगा। अरे ये x कैसे हो जाएगा भाई, ये तो -5 ही रहने वाला है। बिकॉज कुछ रूल्स है, यू कैन नॉट निगोशिएट विद दोज रूल्स। कंजर्वेशन हो गया और यहाँ पर प्राइम गॉस रूल हो गया, तो इट हैज टू बी 0। बिकॉज अगर -5 नहीं हुआ ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। सो इट हैज टू बी -5। इज इट क्लियर? Fine. So this was about earthing. मुझे बताओ कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? This solid sphere, it has got 5 coulomb of charge. Fine. And there is a shell. It has got 2 coulomb of charge. There is a switch here. बोथ आर कंडक्टर्स, हाँ, बोथ आर कंडक्टर्स। ये भी कंडक्टर है, वो भी कंडक्टर है। इसका रेडियस है 3 मीटर, इसका रेडियस है 4 मीटर। स्विच इट ऑन, अगर आप स्विच को ऑन करोगे तो कितना चार्ज इसके राइट साइड में फ्लो करेगा? हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू स्विच टुवर्ड्स राइट साइड? क्वेश्चन क्लियर है क्या? जब स्विच को ऑन करते हो तो हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस स्विच टुवर्ड्स राइट साइड?
तो कैसे निकालेंगे ये? हाँ दैट्स करेक्ट, वी लिक्विड पोटेंशियल। एक काम करते हैं, इनिशियली सिचुएशन क्या है, यहाँ 5 कूलम है, सो वे विल इट बी? 5 कूलम कहाँ रहेगा? ऑन द सरफेस। अंदर क्या रहेगा? -5। बाहर कितना रहेगा? 7 कूलम, राइट? सो यू नो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्जेस before switching it on, right? Before switching it on. और जब हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं, राइट, तो यहां पर कितना रहेगा? इसके बाहर इस सरफेस पे कितना रहेगा? x। हाउ कैन यू से 5? भाई उसका कनेक्शन है उसके साथ, कुछ भी आना जाना चलता रहेगा वहां पर। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट नाउ। वो दोनों टच हो गए तो यहाँ x हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ कितना हो जाएगा? -x। वाई? प्राइम कॉस। यहाँ कितना हो जाएगा बाहर? सॉरी, बाहर कितना हो जाएगा? 7। वाई? टोटल तो 7 था ना भाई। इस पे कितना था? 5 कूलम, पे था 2 कूलम, टोटल 7 कूलम था ना। तो अभी भी 7 कूलम होना चाहिए टोटल। तो x - x और बाहर 7। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? और इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया। तो पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू K x/3 मीटर प्लस इन दोनों का एडिशन 7 - x/4 मीटर। एंड पोटेंशियल ऑफ B, इसका पोटेंशियल कितना है टोटल? K, बिकॉज ये तो आउटसाइड हो गया ना, ये 7/4। Since VA equal to VB, it implies x/3 plus 7 - x/4 equal to 7/4. It implies x equal to 0. सिंपल कैलकुलेशन है, दोबारा देख लेना अपने आप। बट इंपॉर्टेंट बस ये है कि यहाँ 0 हो जाएगा चार्ज। पहले 5 कूलम था, अभी 0 है। That means 5 coulomb has gone towards right side. समझ में आया क्या? ये नहीं आया? पक्का? That means 5 coulomb has gone towards the right side. एक टाइम के बाद जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, we'll realize that ये हम ओरली कर सकते हैं। It's actually a problem which can be solved orally, but since it is the first lecture, I'm not very much interested in getting into those kind of details, and honestly few of you may get confused. So this is safe to say कि भाई ऐसे कर लो और इसका आंसर आ जाएगा नेट 0 कूलम यहाँ पर है, तो 5 कूलम राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फाइन, ठीक है। सो नाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ all the problems of H.C. Verma of this topic, and most of the problems from D.C. Pandey's book, Anirudov. Fine. Okay then. Bye-bye.